हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं अम्ल व क्षार, जिसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ी पिछली क्लासेस में, जैसे कि आर्नियस की कॉन्सेप्ट, आर्नियस अवधारणा, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड और लोरी की अवधारणा, और फिर हमने पढ़ा था प्रोटॉन बंधुता। इसी क्रम में एक और कॉन्सेप्ट इसमें एसिड बेस में हम पढ़ते हैं, लक्स फ्लड अवधारणा, लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। इसको समझने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स, कुछ रिएक्शन पर गौर करते हैं। पहली रिएक्शन है बेरियम हाइड्रोक्साइड की, जल के साथ हम अभिक्रिया करवाएं, बेरियम ऑक्साइड की जल के साथ हम अभिक्रिया कराएं तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस बनेगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड का जलयोजन हो जाएगा। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन हम वाटर के साथ करवाएं तो कार्बोनिक एसिड बनेगा H2CO3, ये भी जलयोजित रहेगा, एक्वस फॉर्म में रहेगा। तो ओवरऑल जो रिएक्शन है, इनके जो प्रोडक्ट जो बने हैं वो जलयोजन से बने हैं। ओवरऑल जो रिएक्शन है वो जलयोजन हो रहा है, बेरियम ऑक्साइड का जलयोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जलयोजन। अब इनके जो प्रोडक्ट हैं, इनके आपस में रिएक्शन हो, बेरियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर कार्बोनिक एसिड से करवाई जाए तो बेरियम कार्बोनेट बनेगा और जल बनेगा, और ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। इसमें अंतिम अभिक्रिया अम्ल क्षार अभिक्रिया है, जिसे आर्नियस ब्रोंस्टेड किसी भी अवधारणा के आधार पर समझाया जा सकता है। लेकिन यह अभिक्रिया तब भी संपन्न होती है यदि बेरियम ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करवाई जाए, यानी बेरियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर कार्बन डाइऑक्साइड से करवाई दी जाए तो भी बेरियम कार्बोनेट ही बनेगा, और बेरियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कार्बोनिक एसिड से करवाते हैं तो भी बेरियम कार्बोनेट बनता है। तो उदासीनीकरण वाली अभिक्रिया को हम किसी भी कॉन्सेप्ट के आधार पर समझा सकते हैं कि एसिड क्या है और बेस क्या है, लेकिन बेरियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वाले रिएक्शन को हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस प्रकार की कुछ अन्य अभिक्रिया भी ज्ञात हैं जो जल या हाइड्रोजन आयनों की अनुपस्थिति में अम्लीय एनहाइड्रो द्वारा संपन्न होती हैं। उदाहरण के लिए सोडियम ऑक्साइड Na2 की रिएक्शन अगर P2O5 से करवा दें तो Na3PO4 बनता है। इसी प्रकार कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन सिलिका से करवाएं तो कैल्शियम सिलिकेट बनता है। इन अभिक्रियाओं में अम्लीय तथा क्षारीय ऑक्साइड परस्पर क्रिया करके लवण बनाते हैं, अतः अम्ल क्षार अभिक्रिया तो है ही, लेकिन आर्नियस, ब्रांस्टेड अथवा लुईस किसी भी उदाहरण द्वारा व्याख्या करना संभव नहीं है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लक्स फ्लेड ने ऐसे ऑक्साइड तंत्रों की अम्ल क्षार अभिक्रिया की व्याख्या करने के लिए अवधारणा दी, जिसके अनुसार अम्ल उन पदार्थों को कहा जाता है जो ऑक्साइड आयनों को ग्रहण करे और क्षार उन पदार्थों को कहा जाता है जो ऑक्साइड आयनों को मुक्त करें। यानी अम्ल जो है ऑक्साइड आयन ग्रहण करके क्षार में बदल जाएगा, और क्षार है जो ऑक्साइड आयन को त्याग करके अम्ल में बदल जाता है। लक्स की अवधारणा उच्च ताप की अभिक्रियाओं पर विशेष रूप से लागू की जा सकती है। उदाहरण के लिए सिरेमिक्स, धातुक्रम आदि की अभिक्रियाओं को लक्स सिद्धांत के द्वारा समझाया जा सकता है। टाइटेनियम ऑक्साइड की रिएक्शन Na2H2O7 के साथ करें तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट बनेगा और टाइटेनियम ऑक्साइड सल्फेट बनेगा। रेत या क्ले की निम्न अभिक्रिया यह दर्शाती है कि विलयन से वह अम्ल विस्थापित हो जाता है जो अधिक वाष्पशील होता है। अतः सिलिका की रिएक्शन कैल्शियम फास्फेट से करी जाए, उसको हीट किया जाए तो कैल्शियम सिलिकेट बनेगा और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड गैस बन के बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार सिलिका की रिएक्शन कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम के साथ की जाए हीट करके तो कैल्शियम सिलिकेट बनेगा और SO3 गैस इसमें से निकल जाएगी। इस अवधारणा के आधार पर उभयधर्मी या एम्फोटेरिक यौगिक को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि वह यौगिक उभयधर्मी यौगिक कहलाता है जो परिस्थितियों के अनुसार ऑक्साइड आयन को ग्रहण भी कर ले और त्याग भी सके। उदाहरण के लिए हम लेते हैं एग्जाम्पल इसका जिंक ऑक्साइड का। जिंक ऑक्साइड एक उभयधर्मी है क्योंकि यह परिस्थितियों के अनुसार ऑक्साइड आयन को ग्रहण भी कर रहा है और त्याग भी कर रहा है। यहाँ देखिए जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन हम H2O7 2- से करवाते हैं तो Zn+2 बनता है और सल्फेट आयन बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिएक्शन है ZnO किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ में हो रहा है,
यानी यह ऑक्साइड आयन का त्याग कर रहा है। तो यह ऑक्साइड आयन का त्याग कर रहा है, तो यहाँ पे ये क्षार के रूप में। दूसरी रिएक्शन जो है वह है जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन Na2O से। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है 2Na+ बन रहा है, सोडियम आयन, और ZnO2-2 बन रहा है। तो यहाँ पे ZnO कन्वर्ट हो रहा है ZnO2-2, यानी ZnO जो जिंक ऑक्साइड है इसने एक ऑक्साइड आयन और ग्रहण कर लिया है। तो यहाँ पे ZnO ऑक्साइड आयन को ग्रहण कर रहा है, इसलिए ये अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है। तो यहाँ पे ZnO है वो क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है और अम्ल की तरह व्यवहार करता है। ये सब डिपेंड कर रहा है परिस्थितियों में कि वह किस दूसरे रिएक्टेंट के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों प्रकार से व्यवहार करता है, तो ये उभयधर्मी है, एम्फोटेरिक है। धात्विक सल्फेट अथवा धात्विक कार्बोनेट का SO3 सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड में विघटन होने का तापक्रम निम्न प्रकार से होता है। बेरियम 2+ सबसे ज़्यादा, फिर लिथियम प्लस, फिर कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+, Mn2+, कैडमियम 2+, पैलेडियम 2+, कोबाल्ट 2+, Ag+, Fe2+, Ni2+, कॉपर 2+, Fe3+ और Be2+। यदि आणीय सिद्धांत के अनुसार इन धातु आयनों के हाइड्रोक्साइडों की क्षारकीय प्रबलता को देखा जाए तो वह क्रम लगभग उपयुक्त प्रकार का ही होता है। ऐसा इसलिए होता है कि अम्ल क्षार अभिक्रिया और विघटन परस्पर विपरीत क्रिया है। यानी बेरियम ऑक्साइड जो एक क्षार है, CO2 जो एक एसिड है, इनकी रिएक्शन हो तो बेरियम कार्बोनेट बन रहा है, और जो विघटन हो रहा है बेरियम कार्बोनेट का, उससे अम्ल और क्षार बन रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अम्ल क्षार अभिक्रिया है उससे कंपाउंड बन रहा है, साल्ट बन रहा है, लवण बनता है, और विघटन की जो प्रक्रिया है उससे क्षार और अम्ल बन रहे हैं। इस अभिक्रिया में बेरियम ऑक्साइड क्षार है और कार्बन डाइऑक्साइड अम्ल है। इन दोनों में रिएक्शन हो रही है तो क्या बनेगा, लवण बनेगा बेरियम कार्बोनेट, और बेरियम कार्बोनेट का जो विघटन होगा तो क्या बनेंगे, क्षार और अम्ल बन रहे हैं। लक्ष्य की अवधारणा स्थानांतरण की अम्ल क्षार अवधारणा को थोड़ा और विस्तार दिया जा सकता है, जिसके अनुसार कोई पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में ऋणायन, यह ऋणायन ऑक्साइड भी हो सकता है, हैलाइड भी हो सकता है, सल्फाइड, यहाँ तक कि कार्बोनियन को त्याग सके उसे क्षार कहेंगे, और जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में किसी ऋणायन को ग्रहण कर सके उसको अम्ल कहेंगे। तो इन अभिक्रियाओं में देखिए, पहली जो रिएक्शन है सोडियम क्लोराइड की है, NaF की रिएक्शन एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, और क्या बन रहा है 3Na+ सोडियम आयन और AlF6 3- बन रहा है। तो यहाँ पे सोडियम आयन बना है, ये किससे बना है, NaF से बना है, यानी यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड है वो ऋणायन का त्याग कर रहा है। तो ये क्या है, ऋणायन देने वाला कंपाउंड है, तो ये क्षार कहलाएगा। AlF3 ये कन्वर्ट हो रहा है AlFF6 में, 3 इसको फ्लोराइड आयन और मिल रहे हैं, और AlF6 3- में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ये ऋणायन को प्राप्त कर रहा है, ऋणायन का प्राप्त करता है, अतः ये क्या है, अम्ल है। इसी प्रकार जो दूसरी रिएक्शन है सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड से सोडियम आयन बनता है और CH3 2- आयन बनेगा। तो ये जो आयन बना ये बन रहा है CH2 से। यहाँ पे Na2S क्या है, क्षार है, क्योंकि ये 2Na+ आयन दे रहा है, यानी ये ऋणायन को मुक्त कर रहा है, और Na2+ में 2Na+ में कन्वर्ट हो रहा है। जबकि CH2 क्या है, यहाँ पे अम्ल है, क्योंकि ये ऋणायन को ग्रहण कर रहा है। CH2 ऋणायन क्या था इसमें, सल्फाइड आयन, इसको ग्रहण करके CH3 2- आयन बना रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि CH2 यहाँ पे अम्ल के रूप में कार्य कर रहा है। इसी प्रकार C2H5Na क्षार है और C2H5 Zn अम्ल है, क्योंकि C2H5Na से Na मुक्त हो रहा है और ये क्या दे रहा है, ऋणायन दे रहा है
C2H5, और ये C2H5 रेनाइन है, किससे जुड़ रहा है? C2H5 टू Zn से। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रही है? C2H5Na C2H5 टू Zn, तो Na प्लस, और Zn C2H5 3 माइनस। तो यहाँ पे C2H5 टू Zn क्या हो गया? अम्ल हो गया, क्योंकि ये C2H5 को ग्रहण कर रहा है। तो इसके आधार पर हम, यानी ऋणायन दाता और ऋणायन प्राप्तकर्ता के आधार पर हम अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। तो ये थी लक्स फ्लड की एसिड बेस अवधारणा। अब है यूनोविच की परिभाषा। यूसिनोविच ने अम्लों व क्षारों के लिए बड़ी सामान्य विस्तृत अवधारणा दी। इसके अनुसार एक अम्ल ऐसा कोई पदार्थ हो सकता है जो उदासीनीकरण के द्वारा क्षारों के साथ लवण बनाता है अथवा धनाएं देता है, अथवा ऋणायों के साथ संयोग करता है, अथवा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है। और ऐसा कोई भी पदार्थ जो उदासीनीकरण के द्वारा अम्लों के साथ लवण बनाए अथवा ऋणायन मुक्त करे और धनायन के साथ संयोग करे अथवा इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कर सके, क्षार की श्रेणी में आता है। अतः अधिकांश अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं सहित अम्ल क्षार अभिक्रियाओं की श्रेणी में सम्मिलित हो जाती हैं। उपयुक्त संपूर्ण विवेचन से निष्कर्ष निकलता है कि प्रमुख रूप से अम्लों व क्षारों की दो प्रकार की अवधारणाएं हैं। प्रोटोनिक अवधारणाएं, जिनमें आर्नियस व ब्रोंस्टेड अवधारणाएं सम्मिलित हैं, और अप्रोटोनिक अवधारणाएं, जिसमें लक्स फ्लड और लुईस अवधारणाएं सम्मिलित हैं। मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को सूचना पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।